देखो अभी भी बोलता हूँ, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, सबको पानी मिल जाएगा। खामखा तुम भी परेशान हो रहे हो और हमें भी थका रहे हो। डेविड सर, एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़ाई को और आप कह रहे हैं कि आप थक गए। हम तो ऐसी लड़ाइयां सदियों से लड़ते आए हैं, हम नहीं थके अभी तक। इतने जल्दी मत थकिए आप भी, और हम भी नहीं थकेंगे। हितेश काका, मैं जानता हूं कि आज की ये रात हम सब के लिए वाकई में बहुत अंधेरी रात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कल एक नई सुबह होगी और वो सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। क्या बोला? सुबह होगी? सुबह जरूर होगी, लेकिन वो सुबह होगी हमारी जीत की। क्यों भाइयों? हाँ। ये डेविड सर विदेशी हैं, इनका हिसाब किताब अलग है, लेकिन हम यहीं के हैं और यहीं हैं। जिस संघर्ष की तू बात कर रहा है भीमराव, वो संघर्ष सदियों से हमने करवाया है तुम लोगों से, और परिणाम निकला है हमारी जीत। क्यों भाइयों? बिल्कुल। इसलिए जो भी करना है कर ले, पानी की एक बूंद भी तुम लोगों को मिलने नहीं वाली, समझे? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? वो डेविड जी के यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। क्या? क्या? वाह, ग्रेट न्यूज। शुभकामनाएं हो आपको। दिमाग खराब हो गया उसका। मैं भी बात करता हूँ। बाबा जाने दीजिए उन्हें। कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खबर आप सबको दे दूं, और रात भर खुद को समझाएंगे कि उनके सिद्धांत आज उनके अपनों के लिए रोड़े बन गए। समझाएंगे कि अभी अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, पता नहीं कल क्या होगा। खुद को तैयार करेंगे अपने स्वाभिमान से समझौता करके डेविड जी के यहाँ नौकरी करने के लिए। मगर भीम बाबू को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये तो भीम की जिद थी कि हम पानी यहीं से लेंगे, इसी बावड़ी से, वरना हम तो पूरे शहर भटक भटक कर कहीं से भी पानी ले आते। शोभा, भीम को जो सही लगा उसने वो किया। सुबह तक इंतजार करो। पानी की समस्या की वजह से ही ये खेल शुरू हुआ। इसी बावड़ी के साथ कल सुबह भीम अपने जॉब के फॉर्म पे सिग्नेचर करेगा और फिर यहीं पे सबको पानी दिया जाएगा। भाइयों सुना, ये हमारी जीत है और इस जीत का जश्न जारी रहना चाहिए। खाइए।
डेविड सर, बहुत हुई इन सबकी बकवास। सर, ये जो भी है फाड़ के फेंकी। नहीं फाड़ सकता। क्योंकि शयाजी महाराज ने बड़े बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है और ये लिखा है क्योंकि भीमराव उनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो हम ब्रिटिशर्स उनके पढ़ाई में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पहले इन्हें तो पढ़ने दीजिए, पहले ये खुद समझेंगे फिर आप सबको समझाएंगे। इन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि कॉलेज जाने के लिए समय नहीं मिलता ना। पूरा दिन तो हमारी चाल में ही रहते है ना जोशी जी? मुझे मत देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा, अपने लिए नहीं लेकिन अपनी जात के, अपने समाज के भाइयों के लिए तो पढ़िए। उन्हें बताइए क्या है इसमें। रत्तम, क्या लिखा है इसमें? पढ़ो। प्रचंड देव जी, ये लिखा है अब बोलो भी। बकवास। और बकवास न मैं सुनना पसंद करता हूं और ना ही पढ़ना। क्या लगा ये कागज के चंद टुकड़े हमारी ताकत को रोकेंगे? हाँ भाइयों, उठाओ लाठियां और सामने दिख रहे इन सारे सामाजिक अपराधियों की हड्डियां तोड़ दो। रुक जाइए। पीछे हटिए। नरोत्तम जोशी जी, बोल। जो लेटर आपके हाथ में था उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में भी है और इसमें क्या लिखा है कम से कम अपनी जात के लोगों को एक बार सुन तो लेने दीजिए। तो आप ही बता दीजिए क्या लिखा है इसमें। रमेश, सुरेश, रामू, राजा, नंदन, देवेंद्र, प्रकाश। हम सबका नाम क्यों पढ़ रहे हो एडिटर साहब? क्या है? आप लोगों के नाम लिखे हैं इसमें। अगर आप लोगों ने हमारी बात यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। हितेश भाऊ, अरे क्या हुआ बताइए जल्दी। उस समय तुम दोनों हंस रहे थे ना, अभी मैं हंस रहा हूं। वो इसलिए कि भीमराव हार गए। तुम दोनों को क्या लगता है कि भीमराव बहुत तेज है, लेकिन ना, डेविड सर भीम से तेज निकले और भीमराव को हरा दिया। हाँ? हितेश भाऊ, सब विस्तार में बताइए। बताता हूँ। क्योंकि शयाजी महाराज ने बड़े बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है
और ये लिखा है चूंकि भीमराव उनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है तो हम ब्रिटिशर्स उनके पढ़ाई में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने हमारी बात यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और सयाजी महाराज के बीच जो बातें तय की गई है वो बात नहीं मानी तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। दे दो पानी। अरे छी, इसमें तो कुत्ता मारा पड़ा है। मैं इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी कुछ भी ना हो पाया। और तुम इतने होशियार बनते थे तो तुम्हारे हाथ क्या लगा? मायूसी, हार, बेइज्जती। और अब जब मरा हुआ कुत्ता उस पानी में मिला तो वहां से तो पानी भी नहीं मिलेगा। हा? अब देखते हैं क्या होता है। ये तो फर्क है तुम दोनों में और मुझ में। इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा इस भीमराव को। अभी तो मैं उसके पीछे लगूंगा। पानी का खेल मैंने शुरू किया है। ये मैं एक डेंजरस मोड़ पे लेकर जाकर ही दम लूंगा। बड़े साहब जी, ये छोटी जात वाले तो अपनी ही बावड़ी या तालाब से पानी लेने जाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पानी की गेम का पहला अध्याय ऊंची जात के बावड़ी पे खत्म हुआ। दूसरा अध्याय शुरू होगा छोटी जात के उसी तालाब पे जहाँ पे वो पानी लेने गए हैं। डेविड सर, अभी भी हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट बोलिए। बताता। हंसो मत, पहले काम होने दो फिर हंसो। यही दिक्कत है कि पहले काम हुआ नहीं और तुम खुद को विजय मान के। राम जी, वाह, भीम आप भी आ जाओ, पानी पी लो। भीम, तुम उदास मत हो। हम भले ही उस बावड़ी से पानी लेने में जीत न पाए, मगर इस बात की कम खुशी नहीं कि उन ऊंची जात के लोगों ने अपनी ही बावड़ी में कुत्ता मार के डाल दी। वही तो, एक तरह से विजयी ही हुए हैं। इस विजयी होने की खुशी में हम मिठाई नहीं खाएंगे बल्कि पानी पिएंगे। हाँ, जा भीमराव और रामजी, तू भी जा पानी पी और मरो। यही तो चाहता हूँ मैं। दीदी, पहले आप पानी पी लीजिए। रितेश काका, दीपक क्या हुआ? दीपक उठ जा। दीपक
भीम बच गया। अगर ये भीमराव पहले पानी पी लेता और बाकी सब बाद में बेहोश होते तो ठीक रहता, लेकिन अब ये भीम पानी पिएगा नहीं। चलिए चलते हैं, जो होगा खबर तो मिल ही जाएगी। चलिए। नरोत्तम, ये मनोरम दृश्य छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ आए हैं, मतलब जरूर भीम का कुछ बुरा हुआ होगा, तभी आए हैं, वरना ये दोनों क्यों आते? क्या हुआ बताइए। क्या क्या बताएं तुम सबको पता नहीं? क्या नहीं पता? वहां तालाब पर भीमराव और तुम्हारी चाल के लोग पानी पीने गए थे। बेचारे पानी पीते पीते बेहोश हो गए। बेहोश हो गए मतलब ये बैसाखियां ली, दौड़ के जा और जाकर देख बेहोश होने का क्या मतलब होता है। चलिए। और राम जी कैसे? डॉक्टर साहब ने तो कहा था दवाई लेके आ जाएंगे। इतना समय हो गया अभी तक आए क्यों नहीं? चल के देखे क्या? चलो। रुको, डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है, बेहोश सभी लोगों को पिलाइएगा, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वहीं है, अभी पिलाइए, काम करेगा। लेकिन वो क्यों नहीं आए? वो अभी एक अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करते आ जाएंगे। आप ये पिलाइए, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ, आएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ पक्का आ जाएंगे। अभी ले लो, चलो। छोटी जात का वो भीमराव बड़ी जात से उलझता है, सत्ता से भी उलझ रहा है, और उसके सामने वो मुझे भी कुछ नहीं समझता। बताइए, ये गलत है ना? ये गलत है ना उसका सोच? हाँ बिल्कुल गलत है। आप तो सरकार के लिए काम करते हैं, मतलब हमारे लिए काम करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका सबक सिखाने में हमारी मदद करो, ताकि उसकी निष्ठा देश की लॉ एंड ऑर्डर पे बन सके। लेकिन सर, आपने दवा की जगह पानी भेजा है, वहाँ भीम और रमा उन बेहोश लोगों को पानी पिला रहे होंगे, ऐसे में उन मासूम लोगों की जान जा सकती है। ये तो और भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, 2-4 कुर्बानी बनती है, आवश्यक है। आप परेशान क्यों हो रहे हो बड़े साहब जी? आप अपनी चाय पीजिए। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है और कहा कि सबको पिलाइए। पिलाइए? डॉक्टर साहब कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि किसी अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करके यही आने वाले हैं। ठीक है, फिर सबको दवा पिलाते हैं। बेटा पहले दीपक को पिलाओ, जल्दी। मैं आता हूँ और कुछ जरूरी यंत्र और दवाएं लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है,
इससे बीमार सारे मरीजों को पिलाइएगा, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वही है। अभी पिलाइए, काम करेगा। कुछ तो अजीब है, अजीब लग रहा है। क्या हरकत है? ये लिखा हुआ है ना, अस्पताल परिसर में शांति बनाए रखें। अच्छा कर रहे हैं। तुम सब इसी व्यवहार की और इसी जगह के हकदार हो। नरोत्तम जो आपसे बहस करने का मेरे पास समय नहीं है अभी। बाबा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी बाहर के डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, उनसे इलाज करवाते। रमा, तब तक तुम दरवाजा खोलने की कोशिश करो। दरवाजा खोलिए। ये जो दरवाजा बंद हुआ है, ये प्रतीक है कि आने वाले समय में हर एक दरवाजा तुम सबके लिए बंद होगा। ये दिन ब दिन जो तुम सब उद्दंडता करने की हिम्मत कर रहे हो, ये हिम्मत टूटेगी और ऐसी टूटेगी कि आगे आने वाले समय में किसी भी बंद दरवाजे को खुलवाने की हिम्मत नहीं करोगे तुम सब। आगे जब तुम्हें कोई बंद दरवाजा दिखेगा तो उसे देखते ही तुम सब दबे पांव विपरीत दिशा में भागोगे। बंद दरवाजे देखकर डरोगे, कांपोगे तुम सब। दरवाजा खोलिए। नहीं समझेंगे। अरे इस बुजुर्गों को कुछ बोलने दे। राम जी, बोलो कुछ बोलो। वैसे भी समय बहुत कम बचा है। हाँ, मतलब इन सारे बेहोश लोगों में से 2-4 भी मर गए तो कुछ बोलने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि इनकी मौत की जिम्मेदारी तेरी और तेरे उस बेटे भीमराव की होगी, समझा? हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे अस्पताल जाना है। कोई और रास्ते से चले जाओ। ठीक है, आपसे बहस करने का समय नहीं है मेरे पास, बगल से चला जाता हूँ। रास्ते के बगल से भी नहीं जा पाओगे, ये पूरा इलाका साफ हो रहा है। क्यों नहीं जा पाऊंगा? कीजिए ना साफ, मैं आपको थोड़ी रोक रहा हूँ, आप भी मुझे मत रोकिए ना। तेरी समझ में नहीं आएगा भीमराव। क्योंकि तुझमें बुद्धि ही नहीं है। क्या है कि हम सारे बड़ी जात वाले मिलकर इस पूरे इलाके की सफाई करवा कर इसे शुद्ध करवा रहे हैं, और अगर तू यहाँ से गुजरेगा तो ये जगह शुद्ध हो जाएगी। दरअसल बात है कि बड़ी जात वालों की शिकायतें आ रही थी कि उनकी जिंदगी से खुशियां गायब हो गई है, परेशानियां बढ़ रही है, एक अजीब सी मनुष्यत छा गई है। तो पता किया तो पता चला कि तेरे जैसे छोटी जात वाले लोग यहाँ से गुजरते रहे हैं। इसलिए तय किया गया कि आगे से कोई भी तू या तेरी जात वाला यहाँ से ना गुजरे। कुछ नहीं, आप बस मुझे परेशान करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। देखिए, मुझे अभी जाने दीजिए, वहाँ अस्पताल में हमारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उनका इलाज कराना जरूरी है। भीमराव, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, कोई और रास्ता पकड़ ले, नहीं तो मेरी एक आवाज से 100 लोग यहाँ पे आएंगे और तुम्हें बेहोश कर देंगे। और भीमराव, अगर तू बेहोश हो गया तो तेरे लोगों का इलाज कौन करवाएगा?
यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे रास्ते से जाऊं। दिखता नहीं है अंग्रेज अफसर और इतनी ताकत रखता हूं कि अगर मैं चाहूं तुम्हारा पेशेंट को देखना बंद कर दूंगा, तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा। बोल रहा हूं चुपचाप घर पर चले जा और इस भीमराव को अपने हाथ पे छोड़ दे। देखिए सर, आप इनकी बात बिल्कुल भी मत मानिए। ये यही चाहते हैं कि हमारी जात के लोग मर जाएं। आप चलिए ना मेरे साथ, आइए। नहीं, चुपचाप अपने घर चले जा। माफ कीजिएगा सर, इनके पास तो कारण भी है मुझे साथ ले जाने का, मगर आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है मुझे यहाँ रोकने का। और अगर मैं इनके साथ नहीं गया तो मेरे प्रोफेशन का क्या होगा? आई एम सॉरी सर, मुझे जाना ही होगा। चलिए चलिए चलिए, आइए। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो? आइए। ये क्या बदतमीजी है सर? मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है मुझे रोकने का। ले, दे दिया कारण। अभी जल्दी से हड़ताल पे चले जा और बोल दो कि भीमराव ने तुम्हें धक्का दे दिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इनकी बातों में मत आइए। सोच रहे इसकी बात मानी है कि मेरी? आधा घंटा लगेगा तुम्हारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का। फिर उनको मैं धक्का दे के नहीं समझाने वाला। तुम्हारा था तो मैंने समझा दिया ताकि तुम समझ सके, लेकिन तुम्हारे फैमिली को सीधा हवालात में डालूंगा। बाकी तुम कुछ समझदार है। पहले इन सबको अस्पताल के अंदर ले चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या करना है। अरे क्या होगा अस्पताल के अंदर जाकर? अफसर साहब, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी अंदर जाने ना पाए। अगर ये अंदर गए तो पूरा का पूरा अस्पताल शुद्ध हो जाए। बस हो गया अभी, बस हो गया आपका ये शुद्ध अशुद्ध का नाटक। अब कोई सामने आए और रोक के दिखाए हमें। आज अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे, चाहे मर जाएंगे आज, लेकिन इन सबको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएंगे। मर जाओ, मर जाओ। यही तो हम चाहते हैं। आज हम भी देखेंगे कि कैसे ये लोग अपनी जान देते हैं। मरो। नरोत्तम जोशी, यहाँ खड़े खड़े बकवास करने से अच्छा है कि जरा सोचिए और ढूंढिए आपकी सोने की घड़ी कहाँ गिर गई है। चलिए बाबा, चलो। घड़ी, अरे पीछे देख, पीछे देख, देख। बाबा वहां पे रखिए। बेड खींच जल्दी। अरे अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रहे कोई बेड के टच नहीं होना चाहिए। बाबा नीचे रखते हैं, हमें इलाज से मतलब है, इनके बेड से नहीं। आइए रखिए। तो चंडीदेव जी, मेरी सोने की घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ गिर गई है? कहीं नहीं गिरी है, वो इस भीमराव के पास ही है, तभी वो ये सब कुछ बोल रहा है। भीमराव के पास मेरी घड़ी है तो और बड़ी समस्या हो गई ना। भीम वो उस घड़ी को हमारे खिलाफ
भीम, तुम जाओ और वैद्य जी को बुला कर लाओ। आज एक माँ देखती है कि वैद्य जी को यहाँ आने से कौन रोकता है। अभी लेकर आता हूँ काकी, अब चिंता मत कीजिए। मैं भी भीम के साथ जाता हूँ। लेकिन नहीं बेटा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। बीच रास्ते में ये भीम या वैद्य जी पर हमला भी कर सकते हैं। तुम रुको, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। दीपक, 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 तुम्हें दीपक, 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 क्या हुआ? दीपक, कुछ नहीं होगा। दीपक, 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 डॉक्टर साहब, अभी आप घर जाके आराम कीजिए। अभी यहाँ पे इलाज होने से रहा। जी। दीपक, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीपक, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीपक, दीपक, हमारे लिए चाय लेके आए। अभी हम भी देखते हैं ये तमाशा अंत तक। दीपक, 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 ना वक्त हो गया, लेकिन अब तक कोई भी नहीं मरा। डेविड सर, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या है, ये जहर किसी को आसानी से नहीं मारता, तड़पा तड़पा के मारता है। बस 3-4 घंटे इंतजार कीजिए, फिर देखिए सब तड़प तड़प के मरेंगे। और बड़े साहब जी, क्या? हाँ, ये घड़ी दिखाने वाला था ना कल, सबूत के तौर पर। अब ना रहेगी ये घड़ी और ना ही रहेगा तेरे पास कोई सबूत। इमरान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ छुआ? छोड़, हाथ छोड़। नरोत्तम जोशी जी, जब आप ये लड़ाई जान पर ले आए हैं तो मेरी हिम्मत आसमान तक तो पहुंचेगी ही ना। आज आपका भ्रम टूटेगा कि आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। छुड़ा लीजिए हाथ, छुड़ा लीजिए हाथ और ले जाइए घड़ी। मैं अभी इसी वक्त ये केस हार जाऊंगा। अच्छा, देख, छोटी जात के लोगों की बातों पर तो वैसे भी मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन सोचकर बोल।
अगर हाथ छुड़ा लिया तो नहीं लड़ेगा केस? बोल। सोच लिया, नहीं लड़ूंगा। अभी तक समझ नहीं आ रहा है आपको? ये ताकत मेरी अकेले की नहीं है, ये हमारी जात के लोगों की सामूहिक आकांक्षा का जोड़ है। ऐसे ही नहीं छुड़ा पाएंगे। ये आपकी घड़ी कल अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। साबित होगा कि आपने ही पानी में जहर मिलाया था और आपको सजा दी जाएगी, नरोत्तम जोशी। भीम, सबको होश आ गया है, काफी बुखार भी है, सर दर्द हो रहा है, इसलिए अभी चलो। आपका, अपनी जात का मैं हमेशा से साथ देती आई हूँ और मेरे मरते दम तक देती रहूंगी। और क्यों ना दूं? आखिर आपसे रिश्ता है मेरा, अपनी जात में पैदा हुई हूं और मुझे अभिमान है अपनी जात का। लेकिन उस भीम का साथ ना मैंने आज दिया, मैं इसके पहले कभी दिया था और ना ही इसके बाद कभी दूंगी। जीजाबाई, जरा ठंडे दिमाग से। अरे ठंडा ही है मेरा दिमाग। और देखिए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और ना ही मैं बहस करना चाहती हूँ। आप जाइए जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम है। देर हो गई तो वापस सब बोलेंगे जीजाबाई ने देर कर दी। जीजाबाई, उस दिन का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं, जिस दिन भीम तुम्हें सही लगने लगेगा। नरोत्तम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो होगा। नहीं, जो होगा सो होगा नहीं। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। जितना पैसा लगना है लग जाए, सारा पैसा अपने घर से लेके आऊंगा, लेकिन इस भीमराव को केस जीतने नहीं दूंगा और ना ही इन छोटी जात के लोगों का इलाज होने दूंगा। कोई बात नहीं नरोत्तम, ये भीमराव केस नहीं जीतेगा। मैंने वकील का घर पर ही बुलाया। चलो चलो घर। जज साहब का फैसला आया है कि अब अस्पताल में ही अदालत लगेगी और वहीं सुनवाई होगी। बताइए। अस्पताल में अदालत? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जज ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? मैं बताती हूँ।
मेरे पति ने सुबह सुबह याचिका दाखिल करके आग्रह किया था। अभी हमारे वकील जज से जाके कहेंगे कि सुनवाई कोर्ट में ही की जाए, फैसला बदल जाएगा। जज साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर वकील साहब जज साहब को ऐसा करने को कहेंगे, जज साहब जरूर पूछेंगे कि जगह बदलने से आप लोग इतना घबरा क्यों रहे? अगर आप सबका पक्ष सही है तो आप सब डर क्यों रहे? और इससे आपका केस कमजोर हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने वकील साहब? चलती हूँ, यही से जा रही थी तो सोचा कि आप सबको बता के चलो। रमाबाई, यही नाम है ना? ये कोट देख रही हो, बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है, मेरे रुतबे की है, मेरे नाम की है और मेरी प्रतिष्ठा की है। और इसकी चमक के सामने तुम्हारे पति की आंखें चौंधिया जाएंगी, पैर कांपने लगेंगे। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा, क्योंकि जीतना मेरी जरूरत नहीं, आदत बन गई है। मेरे पति के पास भी एक कोट है, अब वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे। कहाँ चला गया कोट? लेकिन इसे कैसे पहनेंगे? ये कोट देख रही हो, बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा। मेरे पति के पास भी एक कोट है, अब वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे। इसे किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा। ये कोट भले ही किसी वकील साहब का ना हो, लेकिन इस कोर्ट में भी कई सारी लड़ाइयां देखी। दीजिए बाबा, पहना दीजिए। तुम पहना दो, मुझसे ज्यादा कोट पहनाने का मौका तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन बाबा, पहना दो। नहीं सिखाया है समानता का साथ। शब्द साहिब मेरे भीम बेटा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक हर अदालत की लड़ाई में जाने से पहले ऐसे बहुत सारे कोट सिर्फ रमा के हाथों से ही पहनना। हमें जीने का अधिकार दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। और जज साहब, अब ये अदालत को तय करना होगा कि ये सब जो सदियों से चलता आ रहा है,
वो ऐसे ही चलता रहे कि इस समाज में बदलाव की कुछ आवश्यकता है। इसीलिए इसी की जांच पड़ताल करने के लिए और फैसला सुनाने के लिए न्याय व्यवस्था रची गई है। सर ये बकवास। वकील साहब दो ही फैसले कर सकते हैं, या तो समाज का हिस्सा बांट कर इन्हें दे दें फिर ये जाने, या फिर इनका इलाज यहीं कराएं। समाज का हिस्सा तो बांट कर इन्हें नहीं दे सकते हैं ना, तो बचता बस यही है कि इसी हॉस्पिटल में रहकर इन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। अब बचता है सवाल नरोत्तम जोशी की सोने की घड़ी का। तो इनकी सोने की घड़ी मुझे उस तालाब के किनारे पर मिली थी। इसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि नरोत्तम जोशी उस तालाब के किनारे गए थे और इन्होंने ही तालाब के पानी में जहर मिलाया था। इसलिए नरोत्तम जोशी ही दोषी है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने नरोत्तम जोशी की घड़ी चुरा ली हो और वो तालाब किनारे गया हो, वहां घड़ी गिर गई हो। इसीलिए जज साहब मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि नरोत्तम जोशी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाएं और किसी बड़े अधिकारी के द्वारा खास तौर से बंबई के बाहर के अधिकारियों से इनकी जांच करवाएं। सारा सच सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अब तो जज साहब ने भी कह दिया है, अब तो सबका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था से थी, सिस्टम से थी, जिसका आप हिस्सा बने। बुरा मत मानिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप इन सब का इलाज कर देंगे तो एक तरह से ये आपका हम पर एहसान ही होगा। डॉक्टर साहब, अब तो हमें इन सब का इलाज करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा। चलो इलाज की व्यवस्था करते हैं। बेटा, जीत की बधाई हो। भीमबाऊ की जीत की खुशी में मैं सबके लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। और आप यही रुकिए, आपकी दवाई और जो पानी बचा है वो भी लेकर आती हूँ। ठीक है लक्ष्मी। अरे नरोत्तम, यह सभी क्या कम परेशान है जो नरोत्तम की भी परेशानी उठाए। जो काम का नहीं वो हमारा नहीं। उसे किसने बोला था भागने के लिए? पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढने दीजिए। वैसे भी अगर वो भागकर यहाँ पे आता है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर देता। और ये डेविड ना घटिया आदमी है, मेरे साथ धोखा किया। एक बार ये सारा मामला ठीक हो जाए फिर बताता हूँ। चंदेव जी को बुलाया है, वही सही रास्ता दिखाएंगे, वही मेरे मार्गदर्शक है। नरोत्तम,
अब तो अस्पताल में दवा खत्म हो गई, अब दवा बाहर से खरीद कर लाओ तो इलाज करूं, या कोर्ट लगवाओ, अदालत ही दवा खरीद कर दे तो इलाज हो। सोच लो इन दो चीजों में से क्या करना है। आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसे गिरी हुई हरकत करते हुए? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हम पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। उस सिस्टम का हिस्सा आप भी है और हम भी है। ओ, ये कॉलेज चल रहा है और तुम प्रिंसिपल हो कि भाषण दोगे और हम सुनते रहेंगे? भाषण देने से अच्छा है कि दवा का इंतजाम करो। और हाँ, जैसे इन लोगों की हालत है उस हिसाब से अगर इन्हें दवा मिलने में देर हुई तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे सुनो, सबके लिए चेयर लगवाओ और अच्छी सी चाय बना कर लाओ। बैठ कर देखते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटता ये भीमराव। ठीक है, आपको जिन जिन दवाइयों की जरूरत है मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं बाहर से ले आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक इंसान बस यही तो कर सकता है, कोशिश करना। आपने तो डॉक्टर होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं मेरा फर्ज निभाना जानता हूं। लिख कर दीजिए मुझे। अच्छा, लिखो फिर। नरोत्तम को हम वहां बैठा कर आए हैं। अच्छा बड़े साहब जी, आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। तुमने उसे वही सब कहा है जो मैंने तुम्हें समझाया। बिल्कुल, और वो पैसों वाली अटैची भी मैंने उसे दे दी है। तो दरोगा, तुम वहां पे बैठा, उसके पास पैसे भी है, कानून से भागने और मेरे घर से बहुत सारा पैसा चुराने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले। जी सर, अभी करता हूं। कमाल कमाल है आप। पसंद है, तुम बहुत टैलेंटेड है। ओके, मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत में एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा। पहले नरोत्तम तुम्हारे साथ था, तो जैसे ही वो किसी काम का नहीं रहा तो तुमने उसे खुद पकड़वा दिया। और आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तुम मौके के हिसाब से अपने पसंद को ना बदले, वो कहीं नहीं पहुंचता। तुम बहुत तरक्की करोगे और मैं मेरे बड़े अधिकारियों से तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। बड़े साहब जी, आपकी सोच के साथ साथ आप भी बहुत महान हैं। और अगर तुम सबको दवा मिलने में देर हुई, तुम सब की जिंदगी घूमती नजर आएगी, इस लोक से उस लोक की तरफ। भीम, भीम बेटा क्या हुआ? पता चला दवाई कितने की है? 25 रुपए। क्या? 25 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? अरे सुनो,
एक एक कप चाय और लेकर आओ, अब नाटक में और मजा आने वाला है। शर्म नहीं आ रही आप सबको ना? खुद किसी के बेटे होकर, और आप सबके भी बच्चे होंगे ना, और मेरे बेटे को तड़पता हुआ देखकर जरा सी भी दया नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आई दया, मेरी आई मुझे बचपन से निष्ठुर कहती रही। और दया आएगी तो अपने लोगों में, अपने जात के लोगों पर। और ज्यादा बोलो मत, जहाँ बैठी हो ना चुपचाप बैठी रहो, परेशान रहो और सोचो कि तुम्हारे इन लोगों का इलाज कैसे होगा। अब शोभा चुप। आज तक हम हर समस्या से लड़ते जूझते हल निकालते आए हैं, वैसे ही हम इस समस्या से भी हल निकाल कर बाहर निकल जाएंगे। बेटा 25 रुपए बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे कहां से लाएंगे? वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ बाबा। ये सही है, गलती कोई और करे, बीमार कोई और हो, लेकिन सजा सजा हम सब भुगतेंगे, परेशान सब होंगे। इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। एक ही उपाय बचता है कि मुसीबत हम सब पर आई है, उसका सामना भी हम सबको मिलकर ही करना होगा। मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने गहने भेज देने चाहिए। आप सबके पास जो कुछ भी है तो भेजकर पैसे जमा करते हैं और दवाई लाकर डॉक्टर साहब को दे देते हैं। इससे तो इलाज हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, अगर इस चिट्ठी को फाड़ कर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई तो वो ऐसी ही चिट्ठी सारे कानूनी बड़े अधिकारी को भेजेगा। यस बस, नरोत्तम को भी पकड़ नहीं पाए। अपनी कोई फोर्स लगा देना, इन कैसे भी करके उसे पकड़ो। लेटर का क्या करना है मैं तुम्हें बाप में बताता हूँ। सर लेकिन उसे कैसे पकड़ेंगे? नरोत्तम लंदन भाग गया। क्या? वो लंदन भाग गया? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या? Get lost! डेविड साहब, भीमराव ने जो अपने लोगों के साथ मिलकर नाटक शुरू किया है, उसके बारे में तो सोचिए, उसका क्या करना है? उसका भी कुछ ना कुछ खोल लेंगे, आने दो इसे। यहाँ कोई नहीं आने वाला है बड़े साहब जी। हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहने के लिए हम इतनी दूर से नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने आए हैं। अच्छा, पहुंच गई तुम्हारी आवाज हम सब तक। अब जा। मुआवजा चाहिए हमें, ताकि मुआवजा बढ़कर आप सबको समझ आ सके कि हमें भी जीने का हक है। हाँ, हमें मुआवजा चाहिए। हाँ, मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। अदालत में जीत कर, डॉक्टर से हार कर, अभी ये नया ड्रामा चालू किया। गौर से सुना जो मैं कह रहा हूं। जितना चीखना है चीखो, चिल्लाओ, गला फाड़ के, लेकिन एक घोड़ी नहीं मिलेगी।